हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हम लोग डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का जो हमारा चौथा प्रश्न पत्र है गणित, उसकी हम जो है क्लासें अभी देख रहे थे। इससे पहले हमने 3 क्लासें अपलोड कर दी हैं, तो आप लोग देख सकते हैं उन क्लासों को भी। उन 3 क्लासों में हमने 50 नंबर तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था, और इस वाली क्लास में हम 51 नंबर क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम ले चलते हैं आपको 51 नंबर क्वेश्चन में। जो हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब आप लोगों को हम बता दें कि बेलन का आयतन जो है निकालने के लिए आपको सिंपली फॉर्मूला पता होना चाहिए बेलन का क्या होता है। दोस्तों, कुछ इस तरीके का जो है हमारा बेलन होता है, ठीक है। अब बेलन का जो है आयतन निकालने के लिए हमें सूत्र बेलन का क्या होता है बता दें आपको। बेलन का आयतन बराबर होता है, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है। अब जो है हमें यहाँ पे ऊंचाई यानी कि एच का मान 6 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या यानी आर का मान 3 सेंटीमीटर दिया है, तो हम सिंपली इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। तो पाई का मान यहाँ पे जो है नहीं रखवा रहा है सवाल में, तो हम पाई का मान नहीं रखेंगे, ठीक है। पाई का मान वैसे होता 22/7 है, लेकिन हम यहाँ पे पाई की जगह पे पाई ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। आर का मान हमारा यहाँ से 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर है, ठीक है। और एच का मान 6 है, तो 6 रख देंगे। पाई का मान वैसे ही का वैसे ही रख देंगे, और 9 छक्के 54 हो जाएगा यहाँ से हमारा कितना, तो 54 पाई घन सेंटीमीटर यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि हमारे दूसरे नंबर के ऑप्शन में दिया हुआ है। अब देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। घन का आयतन 27 सेंटीमीटर है, घन की कोर होगी। अब ये तो सिंपल सवाल है, आप लोग इसको बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि घन का आयतन होता है भुजा क्यू यानी कि ए क्यू। अब ए क्यू बराबर हमको 27 दिया हुआ है, ठीक है। जब ए क्यू बराबर 27 है, तो ए क्यू बराबर 27 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3, मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 3 बार। अब देखो ए क्यू बराबर 3 की पावर 3 है, तो डायरेक्ट यहाँ से हम जब इसकी कंपैरिजन तुलना करेंगे तो ये हमारा ए बराबर 3 निकल के आ जाए, क्योंकि घात इसमें भी 3 है और घात इसमें भी 3 है, यानी कि भुजा कितनी आ गई हमारी यहाँ से 3 सेंटीमीटर आ गई। अब 53 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, घन का पृष्ठ होगा। तो घन का पृष्ठ पूछा है उसने हमसे, तो घन का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ होगा या पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात होती है दोस्तों। अब यहाँ पे जो पृष्ठ होगा हमारा या पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला हो जाता है घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का 6a स्क्वायर। अब 6a स्क्वायर का मतलब होता है 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो 6 तो पहले से है ही सूत्र में, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो 6 इंटू 36। जब 6 गुणा 36 करेंगे हम लोग तो 216 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको देखो दोस्तों, हम आपको समझा देते हैं कैसे होता है ये फार्मूला किसी किसी को भूल जाते हैं, ठीक है। घन के जो फार्मूला होते हैं, किसी भी घन, घनाभ और बेलन, शंकु, इन सब के फार्मूला याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो घन का फार्मूला याद करने के लिए हम आपको बताते हैं कैसे। देखो, घन हमारा कुछ इस तरीके का होता है, उसमें जो है 2 वृत्त होते हैं, ठीक है। इस तरीके का जो है हमारा कुछ यहाँ पे घन होता है, यहाँ से इसको जोड़ देंगे, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको, ठीक है। ये हमारा घन बन गया है। अब घन में कितनी फलक होती हैं, फलक मतलब साइड। घन में कितनी साइड होती हैं, 6 साइड होती हैं। एक देखो इस तरफ रहेगी, एक इस तरफ 2, एक ऊपर एक नीचे 4, एक उस तरफ एक इस तरफ, कितनी हो जाएंगी 6 हो जाएंगी टोटल। और एक यहाँ पे हर घन में जो है मतलब पूरी 6 साइड में वर्ग बनता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो होता है भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, और कितनी साइड होती हैं इसमें, 6 साइड होती हैं घन में। आप लोग लूडो का पास वो देखना पासा, उसको गिन के देखना, 6 साइडें होती हैं उसमें, ठीक है। तो एक साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब एक साइड का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, तो 6 साइड है तो 6 का गुणा और करवा देते हैं हम लोग, इसीलिए जो है घन का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में घन का विकर्ण 4√3 है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का हमें आयतन निकालना है, ठीक है। अब घन का विकर्ण जो होता है, इसका एक फार्मूला होता है। देखो, घन के विकर्ण में, घन का विकर्ण का फार्मूला होता है विकर्ण बराबर, विकर्ण कितना दिया हुआ है 4√3, विकर्ण बराबर होता है √3a, √3a, ये होता है विकर्ण का फार्मूला। तो विकर्ण हमें सवाल में दिया हुआ है 4√3, और यहाँ पे √3 पहले से, तो इस वाले √3 से इस वाले √3 को काट देंगे, तो a बराबर आ जाएगा निकल के हमारा कितना 4। जब a का मान 4 आ गया, यानी कि हमारी भुजा घन की 4 आ गई, ठीक है। कितनी आ गई 4। हमें घन का आयतन निकालना है, तो आपको पता है घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी कि हम इसका क्यूब कर देंगे दोनों तरफ। तो a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 4 का क्यूब हमें पता है कि 64 होता है, 4 चौके 16 और 16 चौके 64। तो हमारा घन का आयतन कितना निकल के आ गया यहाँ पे 64 घन सेंटीमीटर जो है घन का आयतन निकल के आ गया, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ कौन सा कोण बनाती है? तो देखो वृत्त की स्पर्श रेखा, तो पहले तो हम यहाँ पे एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है। अब वृत्त बनाने के बाद हमें जो है इसकी एक स्पर्श रेखा खींचनी है, ठीक है। तो ये खींच दी हमने वृत्त की एक स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा मीन्स जो इस वृत्त को जो है टच करते हुए जाए। अब यहाँ पे मान लिया हमने इसका ये केंद्र है, ठीक है। यहाँ पे मान लिया हमने इसका ये केंद्र है, और अब हमसे पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई? यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। ये जो हमारी है नीचे ये स्पर्श रेखा है। तो कभी भी हमेशा याद रख लेना आप लोग कि जो इन दोनों के बीच में कोण बनता है, ये वाला, ये कोण स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में, ये हमेशा 90 डिग्री का बनता है। कितना बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ से 90 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। आर त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त का परिमाप होगा। अब देखना आप लोग, अर्धवृत्त का हमें क्या निकालना है? परिमाप। तो पहले तो हमें अर्धवृत्त बनाना पड़ेगा। देखो ये हमारा पूरा वृत्त हो जाएगा, और बीच से एक ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये अर्धवृत्त हो जाएगा, है ना। ये हमारा ऊपर का क्या होगा? यहाँ पे ये हो गया अर्धवृत्त, नीचे का इतना जितना ये बच जाएगा, ठीक है। ये बचा हमारा, ये है अर्धवृत्त। अब हमें अर्धवृत्त का क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। तो आपको पहले तो वृत्त का परिमाप पता होना चाहिए। वृत्त का परिमाप होता है 2πr। क्या होता है? 2πr होता है वृत्त का परिमाप। अब हमें अर्धवृत्त का परिमाप चाहिए, तो 2 का हम भाग कर देंगे, क्योंकि जब वृत्त आधा हो गया तो परिमाप भी आधा हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो 2 का जब भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो अर्धवृत्त का परिमाप πr निकल के आया। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली है, परिमाप का मतलब होता है कि उसका जो है मतलब बाहरी क्षेत्र कितना है टोटल। जैसे हम ये वृत्त ले लें यहाँ पे, ठीक है। इस वृत्त में हम यहाँ से अगर चलना शुरू करें, चल के हम वापस इतना ही आ जाए, तो हमने कितनी दूरी तय करी, ये होता है हमारा परिमाप, ठीक है। लेकिन इस वाले जो अर्धवृत्त है हमारा, जो ये हमने अर्धवृत्त बनाया है ऐसे, इस वाले अर्धवृत्त में तो ये πr जो निकल के आया था हमारा, ये πr तो केवल हमारा यहाँ से घुमाव था, जितना ये घुमाव, मतलब यहाँ से लेकर हम ये चले ऐसे 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 और यहाँ तक, ये था हमारा कितना? πr। लेकिन दोस्तों एक बात और ध्यान दें आप लोग कि हमने बताया कि पूरी दूरी कितनी होती है वो हम परिमाप में ऐड करते हैं। तो इसमें ये जो यहाँ पे त्रिज्या और व्यास देख लो, ये व्यास है जो, ये भी तो इसकी दूरी है। यानी कि व्यास का मतलब क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना। आर ये हो जाएगी, आर ये हो जाएगी, दो त्रिज्या हैं, अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2r। तो हमारा जो अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र निकल के आता है 2r + πr। ये जो है फॉर्मूला निकल के आता है। और त्रिज्या भी हमें आर दी हुई है, तो देखो हम आर यहाँ पे लिखे भी हैं। अब यहाँ से देखो आप लोग, दोनों में आर है, तो यहाँ से आर निकाल लेंगे हम कॉमन। जब हम आर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 2 + π, यानी कि π + 2 हमारा बच गया। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ से अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है आर और 2 + π होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे हो जाएगा। देखो r ब्रैकेट में π + 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देख लो। किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या। अब आप लोगों को ये पता होगा त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो व्यास 6 है तो व्यास की आधी कर दोगे तो 3 यहाँ पे हमारी त्रिज्या निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 58। किसी वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखना आप लोग, एक कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं। ये हमारा वृत्त है, क्या है? ये हमारा वृत्त है। अब जो है यहाँ से त्रिज्या है एक हमारी 3 सेंटीमीटर की, ये केंद्र हो गया इसका। अब इस केंद्र से हमने एक 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या खींच दी, ठीक है। कितनी सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर की। और स्पर्श रेखा की लंबाई 4, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्पर्श रेखा है ये, इसकी लंबाई हमारी 4 सेंटीमीटर है। हमसे उसने पूछा है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु की दूरी, मतलब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी निकालनी है। कैसे? ये वाली दूरी। अब आप लोगों को हमने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में बताया था कि जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कोण बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। जब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि ये हमारा हो गया इस तरीके का त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में हमारा लंब 3 हो गया, आधार 4 हो गया, तो हम क्या कर्ण वाला फॉर्मूला लगा के इसकी दूरी नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 को 9 को जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारे पास? कर्ण स्क्वायर बराबर 25। अब जो कर्ण में जो स्क्वायर लगा था हमने इस तरह भेज दिया, वो बन जाएगा √। अब 25 से जो है 25 जो है √ के बाहर निकल के आएगा, 5 निकल के आ जाएगा। यानी कि इसका जो हमारा ये जो हमारी दूरी आ गई, ये कितनी निकल के आ गई? 5 सेंटीमीटर निकल के आ गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है log 10 की पावर 4 दे रहा है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बता दें, हम ये जो log 10 लिखा है, ये वाला 10, ये आधार है। यहाँ पे क्या है? आधार, ऐसे लिखा है ये log, और आधार को जो है हम बहुत नीचे की साइड लिख देते हैं ऐसे, ये वाला 10 यहाँ पे, और 10 की पावर 4 ऐसे लिखा है ये, ठीक है।
तो लॉग वाले नियम आपको पता होंगे, जो घात होती है, जैसे कि घात इसमें कितनी है 4, ये 4 घात चली जाती है आगे, तो 4 घात यहाँ पे आ जाएगी आगे, यहाँ से हट जाएगी, ठीक है, 4 जो है आगे आ गई। अब जैसे आधार सेम है और ये इसका ये जो है ये भी सेम है और आधार सेम है, तो log 10 का मान यहाँ पे निकल के इसका टोटल मान हो जाएगा 1, और तो 1 हो जाएगा जब इसका मान, तो 4 पहले से और टोटल का मान 1, तो 4 गुणा 1 कराएंगे हम जब, तो इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है, 4 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, एक घन सेंटीमीटर तांबे के टुकड़े को पिघलाकर 1 मिलीमीटर मोटा तार खींचा गया है, तार की लंबाई होगी। अब तार की लंबाई होने का मतलब है यहाँ पे हमसे जो है बेलन का, देखो एक घन सेंटीमीटर का मतलब क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, तांबे के टुकड़े को पिघलाकर, अब तांबे का टुकड़ा है 1 घन सेंटीमीटर का, अब 1 मिलीमीटर ml, ठीक है, घन सेंटीमीटर से ml में जा रहा है वो, मोटा तार खींचा गया है, तार की लंबाई होगी। देखो इसको कैसे करेंगे, जब भी पिघलाकर या कुछ भी करके कोई चीज़ नई चीज़ बनाई जाती है, तो जिसको पिघलाया गया है उसका आयतन, जिसको पिघलाया गया, किसको पिघलाया गया है यहाँ पे, इसको जो है तांबे के टुकड़े को पिघलाया गया है, क्या बनाया गया है, एक तार बनाया गया है, ठीक है, तो दोनों का आयतन बराबर कर देते हैं हम लोग, क्या बराबर कर देते हैं, आयतन। तो हमें पता है तांबे के टुकड़े का आयतन पहले से दिया हुआ है कितना, 1 घन सेंटीमीटर। अब 1 घन सेंटीमीटर का मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन दिया हुआ है, ठीक है। अब 1 मिलीमीटर यानी कि 1 ml, मिलीमीटर 1 mm सॉरी। अब देखना यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसको हम पहले मिलीमीटर में चेंज कर लें, या ये जो मिलीमीटर में दिया हुआ है इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लें। अब जब हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे, मिलीमीटर से काय में जाएंगे हम लोग, सेंटीमीटर में, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए सिंपल जो है 10 का हम भाग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 10 का भाग, यानी कि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर, क्या हो जाता है 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमें ये तार की मोटाई दी हुई है वो है हमारे पास 1/10 सेंटीमीटर, इसको हमने मिलीमीटर में सेंटीमीटर में चेंज कर लिया मिलीमीटर से, ठीक है। अब 1/10 का मतलब क्या होता है, 0.1, यानी कि समझना दोस्तों यहाँ पे, यानी कि हमें जो तार की मोटाई है इसको हम बोलते हैं व्यास, क्या बोलेंगे, व्यास। अभी हम पूरा समझाएंगे सवाल को, बढ़िया सवाल है ये थोड़ी, तो इसका जो व्यास हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, ठीक है। अब तार आप लोगों को पता होता है कि बेलनाकार होता पतला है लेकिन बेलनाकार होता है, कभी भी आप लोग देख लेना। अब इसकी मोटाई का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक की ये मोटाई, यानी कि ये व्यास है हमारा, क्या है, जो 0.1 दिया गया है सेंटीमीटर, ये हमारा तार का व्यास है। अब व्यास है तो इसकी हम त्रिज्या निकाल लेंगे, इसमें 2 का भाग कर देंगे, यानी कि हमारा जो तार की त्रिज्या आ गई है हमारी, तार की त्रिज्या हो गई 0.1/2 सेंटीमीटर, ये हमारी तार की त्रिज्या हो गई। और हमसे तार की लंबाई यानी कि एच का मान पूछा है उसने हमसे, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब देखो पहले त्रिज्या को हम इसको अगर आगे सॉल्व कर लें तो r बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे, जब हम 1 का भाग इसमें करेंगे, देखो दशमलव तो पहले से लगा हुआ है तो दशमलव लगा देंगे, ठीक है, और 0.5 जब 2 का भाग, देखो ऐसे करेंगे 0.1/2 लिखा, इसकी दशमलव हटाएंगे, यहाँ नीचे 0 बढ़ जाएगी। 20 का भाग हम जब 10 में करेंगे तो देखो 20 का भाग 1 में करना है, सॉरी, तो भाग तो जा नहीं रहा, 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे दशमलव लगा के 1 0 बढ़ा देंगे, फिर भी नहीं जा रहा तो फिर 1 0 लगा देंगे और फिर एक यहाँ पे 0। अब 20 पंचे 100, यानी कि 0.05, हमारी त्रिज्या कितनी आ गई इसकी, 0.05 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा आर का मान, क्या आ गया, आर का मान। अब हमने बताया कि किसी भी चीज़ को पिघला के अगर कोई नई चीज़ बनाई जाती है तो दोनों का आयतन कर दिया जाता है बराबर। अब देखना यहाँ पे आप लोग अच्छे से कि तांबे के टुकड़े का आयतन था 1 घन सेंटीमीटर। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये आयतन दिया हुआ है, तो ये जो घन सेंटीमीटर लिखा हुआ है ये आयतन के लिए ही लिखा हुआ है, क्योंकि आयतन की विमा ही होती है घन जो है इकाई, ठीक है, इकाई का जो है घन कर देते हैं हम लोग, मतलब 3 घात लगा देते हैं तो हमारा आयतन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, आयतन ही होता है वो हमारा, ये पहचानने का तरीका है। तो देखो इसका आयतन तो हमें पहले से दिया हुआ है 1 घन सेंटीमीटर, तो लिख देंगे बराबर, ये तार का आयतन कितना हो जाएगा, तार का आयतन होता है πr², मतलब बेलन का आयतन कितना होता है πr², है तो पाई का मान रखेंगे 22, r², मतलब 22/7 पाई का मान रख दिया, r² का मतलब 0.05 का स्क्वायर, यानी कि 0.05 इंटू 0.05 और इंटू h, ये होता है हमारा बेलन का आयतन, यानी कि 1 बराबर है हमारे पास कितना 22/7 0.05 मल्टीप्लाई 0.05। अब यहाँ पे जितने ये ऊपर हैं गुणा में वो सब जाएंगे इस तरफ भाग में, पक्षांतर करेंगे जब, और जो ये 7 है ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि हमारा कैसा बन के आएगा ये समीकरण। अब हमारा अगला स्टेप होगा जो यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणा 1 करवाएंगे तो ये 7 ही हो जाएगा, ये 22 यहाँ पे बटे में आ जाएगा, ठीक है, और ये 0.05 भी बटे में आएगा, मल्टीप्लाई 0.05 भी बटे में आएगा, और बराबर में बच जाएगा यहाँ से h, कितना बचेगा h। अब देखना आप लोग यहाँ पे जो है दशमलव नीचे की हटेगी, और नीचे कितने अंक बाद दशमलव थी, ये दशमलव थी जो हमारी 2 अंक बाद थी, तो 2 0 बढ़ा देंगे,
यहाँ की दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे भी 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब ऊपर हो गया 7 और 4 जीरो हैं और नीचे बचा हमारे पास 22 और नीचे बचा 5 और नीचे बचा 5। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम एक साफ साफ लिख लेते हैं कितना बचा। ऊपर बचा था हमारे पास 7 मल्टीप्लाई, देखो 7 के बाद 4 जीरो थी, 1 2 3 4 जीरो, और बटे में था हमारे पास 22 और बटे में था हमारे पास 5 और एक और बार था 5 और यहाँ पे बराबर में एच था, मतलब एच आना था। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले हम काटेंगे 5 से किसको, ऊपर वाले को पूरे को, तो 5 से इसको काटेंगे 14 पंचे 70 कट गया और ये हमारे पास 3 जीरो बच जाएंगे। कितनी जीरो, 3 जीरो। फिर इस वाले 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, 2800 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नीचे बचा 22, ऊपर बचा 2800। फिर 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, नीचे 11 बचेगा, ऊपर बचेगा 1400। 2 से काटेंगे तो हमारा टोटल निकल के आया 1400 बटे 11। कितना निकल के आया, एच बराबर हमारा निकल के आया 1400 बटे में 11। थोड़ी लेंदी सवाल है दोस्तों, लेकिन है बहुत सिंपल। ठीक है, अब 11 का भाग 1400 में कर देंगे, कितना आएगा, 11 एकम 11, 12 13 14, 3 बचेंगे जीरो, 11 दूनी 22, 8 बचेगा जीरो, 11 7 70, 3 बचेगा जीरो, दशमलव लगाएंगे, 11 दूनी 22 और 11 8 88, लगभग इतना ही आ जाएगा 127.8। तो ये हमारा यहाँ पे ही ऑप्शन हो गया। तरीका दोबारा दोस्तों समझ लो, आंसर तो आ गया है, तरीका समझना चाहिए बस। देखो तरीका क्या है, हमने सबसे पहले पहचाना कि हमें पिघलाकर, मतलब तांबे के टुकड़े को पिघलाकर एक तार खींचा गया है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी चीज़ कभी भी अगर पिघलाए और दूसरी चीज़ बनाए तो दोनों का आयतन बराबर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बनाए तो गया है उतना ही मटेरियल से जितना वो वाला मटेरियल था, उसी उतना ही सेम मटेरियल से हमारी दूसरी चीज़ बनाई गई है। जब दूसरी चीज़ बनाई गई है तो हम क्या कर देते हैं ऐसे में, आयतन बराबर। अब इसका तांबे के तार का जो टुकड़ा था, तांबे का टुकड़ा, इसका तो हमें आयतन पहले से दिया हुआ है 1 घन सेंटीमीटर। ठीक है, घन सेंटीमीटर लगा है, इसका मतलब आयतन है ये, तो 1 हमें आयतन पहले से दिया हुआ है, हम इसका आयतन निकाल लेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि तार जो होता है वो बेलनाकार होता है ऐसे। ठीक है, तो बेलन का आयतन बराबर में ये तांबे के टुकड़े का आयतन। ठीक है, बस इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, आ जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट करके बता दें, हम आपको दोबारा समझा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, 4x² प्लस 12xy में क्या जोड़ें कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि हमें क्या जोड़ना है। देखो पूर्ण वर्ग बनाना है, हमें क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग यानी कि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा वो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4x लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 2x की पावर 2, ये 4x² तो लिखा है। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे ये जो 12xy लिखा है, इसका मतलब है दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2ab है। ये क्या लिखा हुआ है, 2ab। कैसे, अब हम इसको तोड़ेंगे कैसे, तो पहले 2ab का होता है क्या, देखो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर में हो जाता है ये फॉर्मूला जाके a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। क्या बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हम इसको बना देंगे, ये जो हमारा दिया हुआ है, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम अंडर रूट निकालेंगे तो आराम से बाहर निकल आएगा। पूर्ण वर्ग का मतलब ये होता है जिसका हम अंडर रूट निकाल सकें। ठीक है, तो अब इसमें देखो 2ab बनाना है, हमें क्या बनाना है यहाँ पे, 2ab। तो लिखेंगे सबसे पहले 2, अब a का मान हम इसको मान लेंगे 2x को मान लेंगे हम a, 2a। अब देखना, जब हमें 12xy बनाना है, हमें यहाँ पे 12xy होना चाहिए टोटल गुणा करके, तो 2 दूनी 4x तो हो गया। अब 12 बनाने के लिए हमें 3 का गुणा और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है 3 का गुणा और करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, इसका इसमें कराएंगे 2 दूनी 4, 3 12 तो बन गया। x पहले से है लेकिन y नहीं है हमारे यहाँ पे, क्या नहीं है, y नहीं है, तो y के लिए हम यहाँ पे y भी ऐड कर देंगे, यानी कि हम 3y का इसमें गुणा करवा दिया अपने आप। ठीक है, जब हमने इसमें 3y का गुणा करवाया दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, अब आ जाएगा हमारा ये b² लिखना है हमें। तो b² लिखने के लिए देखो, ये 2x को तो माना था हमने a और 3y को मान लेंगे हम b, यानी कि जब हम 3y यहाँ पे लिखेंगे और स्क्वायर करेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा 3y²। यानी कि हमने इसमें सिंपली क्या जोड़ा है, हमने इसमें सिंपली 3y का स्क्वायर जोड़ा है। 3y का स्क्वायर मतलब 3 का 9y² हमने इसमें जोड़ा है, जिसकी वजह से हमारा पूरा फॉर्मूला बन चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9y², जो कि इसमें उत्तर में गलत लगवा रहा है, बी नंबर नहीं है, इसका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। दोबारा पूछ लेना समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। यदि 4 प्रेक्षणों का माध्य 20 है, जबकि प्रत्येक प्रेक्षण में c जोड़ा जाए तब माध्य 22 हो जाता है, तो c का मान ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो हमें c जोड़ना है, सिंपल है। 4 प्रेक्षण है, माध्य 20 है, योग निकालेंगे हम। योग निकालने के लिए सिंपली जो योग निकालने के लिए ये 4 प्रेक्षणों का योग क्या हो जाएगा, प्रेक्षणों का, तो योग निकालने के लिए जितना माध्य दिया हो 20 और जितनी संख्याएं मतलब जितने प्रेक्षण हो, यानी कितने 4 प्रेक्षण है तो 4 का गुणा करा देंगे, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे हमारा योग कितना 80। ठीक है, अच्छा 80 हो गया। अच्छा ठीक है, अब एक बात हमें ये बताइए आप लोग, अब जब माध्य 22 हो जाता है, तो जब माध्य 22 हो जाएगा तो उसका योग कितना हो जाएगा, जब जो है माध्य अगर हमारा 22 हो जाएगा तो योग निकाल लो, 22 गुणा 4 यानी कि 88 हो जाएगा माध्य। यानी कि कितना है एक्स्ट्रा हो रहा है हमारा, 8 एक्स्ट्रा हो रहा है, 8 एक्स्ट्रा हो रहा है। हमें सी जोड़ा गया था, ठीक है, प्रत्येक प्रेक्षण में जोड़ा गया था, लेकिन अब हमारे प्रेक्षण कितने थे 4, और वो कितना रहा एक्स्ट्रा 8। तो जब हम 4 का भाग 8 में कर देंगे तो 4 दूनी 8, कितना निकल के आएगा, सॉरी दोस्तों
8 निकल के आया था अंतर, तो 4 प्रेक्षण थे तो 4 दूनी 8, यानी कि जब हम हर प्रेक्षण में 2 जोड़ेंगे तब जाके हमारा मात्र 22 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। a-1 a+5 a+11 और a+17 का समांतर माध्य 10 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल फार्मूला, एक a-1 हो गया, दूसरा a+5 हो गया, तीसरा a+11, चौथा a+17, कितने पद हैं 4। समांतर माध्य निकालने के लिए क्या किया जाता है, समांतर माध्य बराबर होता है टोटल जितनी संख्या है उसको जोड़ दो और बटे में जितनी संख्या है उसका भाग कर दो, यानी कि ये संख्या जितनी दी गई हैं इनको हम सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखो यहीं पे मैं प्लस लगा दे रहा हूँ, इसको प्लस कर दो, प्लस इसको प्लस कर दो, प्लस इसको प्लस कर दो, और बटे में क्या कर दो, संख्या कितनी थी 4 और बराबर में माध्य कितना है 10। अब ये 4 यहाँ नीचे से चला जाएगा ऊपर यहाँ पे गुणा में, तो यहाँ पे बराबर में कितना हो जाएगा 40। देखो बराबर में हमारा कितना हो गया 40, और इन सबको हमें जोड़ना था, तो देखो 1a 2a 3a 4a, ये जोड़ के हो जाएंगे 4a। अब देखना यहाँ पे एक माइनस का है, ये प्लस का 5 है, ये 11 है, ये 17 है, तो प्लस 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 जिसमें प्लस है उन सबको जोड़ दो, बाद में एक घटा देंगे। ठीक है, तो जोड़ो इसको, तो 11 और 5 होता है 16, और 16 और जब हम 17 जोड़ेंगे तो 7 13 33 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 33। लेकिन 33 में से जब हम एक ये वाला घटाएंगे तो हमारा बचेगा 32, तो 4a + 32 बराबर 40 हो गया। अब 32 को उस तरह भेज देंगे तो घट जाएगा, तो यानी कि 4a बराबर हमारा बचेगा 8, 40 में से 32 चला जाएगा 8 बचेगा, तो a बराबर कितना निकल के आ जाएगा 4 दूनी 8, a का मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की माप 12 सेंटीमीटर है, तो बाह्य बिंदु से वृत्त की केंद्र की माप ज्ञात कीजिए। सिंपल है, अभी जो सेम सवाल आया था वही सवाल है, वो हमसे कह रहा है कि एक वृत्त है, एक वृत्त के बाद एक इसकी स्पर्श रेखा है और वृत्त की त्रिज्या 5 है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5 है, वृत्त की त्रिज्या 5 दे रहा है और स्पर्श रेखा की लंबाई 12 दे रहा है। हमसे पूछ रहा है ये केंद्र से स्पर्श रेखा के बिंदु की लंबाई, ये वाली जो हमने ब्लू कलर से करी ये लंबाई पूछ रहा है। सिंपली फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय बन जाएगी, यानी कि ये कर्ण है हमारा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, जब हमें कर्ण चाहिए तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर यानी कि 5 25 प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 12 का 144, तो 25 144 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169, और ए स्क्वायर बराबर जब 169 है तो ए बराबर आ जाएगा 13, क्योंकि 169 13 का वर्ग होता है, यानी कि हमारा कर्ण कितना आ गया यहाँ पे 13 आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है कि 30 120 90 300 समानुपात में नहीं है, क्योंकि ये तो सिंपल है, देखो बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। जब भी आप लोगों को समानुपात निकालना हो तो ये जो लास्ट के दो मतलब पहला और आखिरी पद होता है इनका गुणनफल, और ये जो दो पद अंदर के होते हैं इनका गुणनफल बराबर होना चाहिए, तब तो जो हमारे ये समानुपात में होते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं, तो इसलिए ये समानुपात में नहीं है। क्यों, क्योंकि बाह्य पदों का गुणनफल यानी कि 30 का और 300 का यानी कि 3 × 9000 आएगा, बराबर नहीं है हमारा किसके अंदर के दो गुणनफल के, यानी कि 12 9 108, यानी कि ये 10,800 हो रहा है, ये 9,000 हो रहा है, तो कहाँ है बराबर, जब ये बराबर नहीं है तो समानुपात में नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 है, वृत्त बना है पहले से, हमसे AOB हमें 80 दिया है, ये वाला कोण केंद्र वाला, और ADB हमसे इसने पूछा है, क्या पूछा है इसने ADB। जब हमसे ADB पूछा है दोस्तों तो हम आपको बता दें, देखो ये जो है एक होता है केंद्र, क्या होता है केंद्र। अब ये चाप हो गया हमारा, क्या हो गया चाप, यहाँ से ये वाला और ये वाला। अब हम इसी चाप से अगर परिधि पर कोण बनाते हैं, परिधि पर हम क्या करते हैं कोण बनाते हैं, तो जो केंद्र पर कोण होता है वो परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। यहाँ पर हम ऐसा कह देंगे कि जो ये केंद्र पर बनता है, जैसे केंद्र पर सिंपल देख लो 80 बनाकर, तो ये हमारा परिधि पर 40 बन जाएगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, जैसे इस वाले में हमने यहाँ से ऐसे खींच दिया ये, ठीक है ये खींच दिया, यहाँ से एक त्रिभुज लाइन खींच दी, ठीक है ये हमने एक लाइन खींची। अगर ये 80 है केंद्र पर बना कोण, तो परिधि पर बना कोण हो जाएगा हमारा 40। जब अगर ये 40 हो जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा बन गया चतुर्भुज, एक ऐसे ऐसे और यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, ठीक है ये पूरा चतुर्भुज, ये चक्री चतुर्भुज बोला जाता है इसको। जैसे कभी भी जब जैसे ऐसे बनता है चतुर्भुज वृत्त के अंदर, कोई भी चतुर्भुज वृत्त के अंदर बनता है, जैसे ये कैसे बना हमारा ऐसे 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 और ऐसे, लगभग यही बना है, तो ये चक्री चतुर्भुज होता है। और चक्री चतुर्भुज में हमेशा आमने सामने कोणों का योग 180 होता है। जब हमारा ये ऊपर वाला 40 कोण आया है तो नीचे वाला हमारा 140 नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा ये 140 हो जाएगा तो ये निकल के आ गया 140, लेकिन दोस्तों ये कुछ गलत बता रहा है इसमें यार, 140 आना चाहिए इसका आंसर। एक मिनट रुकना दोस्तों, थोड़ी देख लें इसको क्या है इसमें, 160 दे रहा है जबकि 140 आंसर आ रहा है इसका। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, बाद में अगले वीडियो में हम इसका एक्सप्लेनेशन कर देंगे। हमारे हिसाब से तो 140 आना चाहिए इसका, ठीक है 160 पता नहीं डबल करवा रहा है ऐसे, डबल ऐसे तो होगा नहीं ये। चलिए देख लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 मतलब 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि
निम्न चित्र में वृत्त का केंद्र है ओ, वृत्त का केंद्र ओ है, निम्नलिखित में से सत्य बताना है हमें कौन सा है। तो ये कह रहा है ए नंबर में कि रेखा पी क्यू वृत्त का व्यास है। पी क्यू कहाँ है, ये है, ये तो हमारी स्पर्श रेखा है, व्यास कहाँ है, तो ये हमारा ए नंबर गलत हो गया। 7 नंबर कह रहा है रेखाखंड ओ आर वृत्त की जीवा है। ओ आर वृत्त की जीवा नहीं है, ओ आर त्रिज्या है, ठीक है, ओ आर हमारी त्रिज्या है, तो ये हमारा ये वाला भी गलत हो गया। 10 नंबर कह रहा है ए एस बी ए त्रिज्यखंड है। ए एस बी ए त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड नहीं है तो दोस्तों ये जीवखंड है, मतलब जीवा का भाग है, ये लघु जीवखंड बोलते हैं इसको, ठीक है, ये त्रिज्यखंड नहीं है। और 12 नंबर में हमारा दे रहा है कि रेखा सी डी वृत्त की छेद का है। तो सी डी देखो, सी डी वृत्त की छेद का, ये सही है, क्योंकि जो है छेदक रेखा होती है वृत्त को काटते हुए ऐसे निकल जाती है, तो सी डी यही है हमारी सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, सिंपल सवाल यहाँ से स्टार्ट हो गए। 2000 रुपये का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमने बताया सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन यानी कि 2000 गुणे दर यानी कि 5 गुणे समय यानी कि 2 साल और बटे में 100 कर देते हैं तो हमारा आ जाता है। इसकी 2 जीरो से हम इसकी 2 जीरो काट देते हैं। ऊपर क्या बचा, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बराबर ऊपर 20 और इंटू 5 दूनी 10। जब 20 का 10 का गुणा कराएंगे तो हम पता है आपको 200 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 200। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 5 की पावर 6 बराबर 15,625 का लघुकरणीय रूप है। अब लघुकरणीय रूप मतलब लॉग वाला रूप हमें बताना है, इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो जब लॉग वाला रूप हम इसका निकालेंगे तो सिंपल है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो 5 की पावर 6 लिखा है, ठीक है, 5 की पावर 6। अब देखो जो 15,625 है इसको हम 5 की पावर 6 ही तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 5 की पावर 6 बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, क्योंकि जब हम 5 का 6 बार गुणा कराएंगे तब जाके हमारा 15,625 आएगा। यानी कि ये 5 की पावर 6 बराबर 15,625 लिखा हुआ है इसने। अब सिंपली हम क्या करेंगे कि देखो जब लॉग वाला रूप आ जाए हमारा तो यहाँ पे आधार में 5 है और जब और ये देखो यहाँ पे लॉग 15,625 लिखा है, तो 15,625 का मतलब क्या है, 5 की पावर 6। अब ये 6 चला जाएगा आगे तो 6 आ गया यहाँ पे और लॉग 5 का मान हो जाएगा 1, क्योंकि आधार सेम है, तो 6 बराबर 6 यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन ही सही हो गया यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, 16:8 समानुपाते x। सिंपल सवाल है, बाहर का दोनों का गुणा अंदर का दोनों का गुणा। तो 16 गुणा x करवाएंगे तो 16x बराबर 8 गुणा 8 करवाएंगे तो 8 64, 16 चौके 64, 4 बार में खत्म हो गया, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 4 निकल के आ गया x बराबर, ठीक है। ये सिंपल सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है। वृत्त के चाप, देखो अब ये हमारा वृत्त है, ठीक है, वृत्त के चाप, तो चाप मतलब ये होती है चाप यहाँ पे, और उसकी जीवा, जीवा ये हो गई हमारी, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा वृत्तखंड। यहाँ पे इसका त्रिज्यखंड लगवा रहा है, त्रिज्यखंड गलत हो गया ये, ठीक है। त्रिज्यखंड जो होता है त्रिज्या से ऐसे जो बनता है उसको बोलते हैं त्रिज्यखंड, लेकिन जो जीवा से बनता है उसको बोलते हैं वृत्तखंड। ये ऊपर वाला होगा जो एरिया इतना, ये इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, और नीचे वाले एरिया को बोलेंगे लघु वृत्तखंड, ठीक है। तो इसका वृत्तखंड हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72, 5xy 4xz 5x³ का एक अभिन्नष्ट गुणनखंड होगा। अभिन्नष्ट गुणनखंड का मतलब होता है जो जिसमें जो है हम कॉमन ले सकें, जो चीज़ कॉमन हो। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, इससे x कॉमन निकाल देंगे तो ये हमारा x इसका अभिन्नष्ट गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 में कह रहा है किसी घनाभ में शीर्ष होते हैं। अब देखो इसमें जो है घनाभ में 6 शीर्ष होते हैं, कितने, 6 शीर्ष। शीर्ष की बात कर रहा है दोस्तों, शीर्ष गलत हो जाएगा, 6 नहीं होंगे शीर्ष, शीर्ष होंगे 8। क्यों, शीर्ष का मतलब कह रहा है कि जो घनाभ होता है, घनाभ के कोनों की बात कर रहा है वो, ना कि पृष्ठ या फलक की। कोने कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं। देखो हम बताते हैं कौन कौन से, 1 2 3 4 तो ये हो गए, 1 2 3 4 ये हो गए, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 कोने हो जाएंगे, 8 शीर्ष हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। 3/5 से जो बड़ी होगी उसको हम देखेंगे कैसे। देखो बड़ी संख्या देखने के लिए आपको तरीका बता देते हैं। यहाँ पे इसके साथ लिख लो 3/5 पहले तो। अब ये 5 का गुणा करवाओ इस 4 में, यहाँ पे लिख दो 20 आ गया। 10 का गुणा करवाओ 30 में, तो 10 3 30 हो जाएगा, यानी कि ये 30 आया इस तरफ, यानी कि हमारा ये 3/5 बड़ी है, 30 आया। तो ट्रिक बता रही है, ठीक है। अब इसमें देखो ये माइनस वाला ही तो छोटा ही हो गया वैसे ही। अब 6/10 में देखो 3/5 यहाँ पे लिख लो। अब 3/5 जब लिखोगे, 5 का गुणा करवाओ 30 में, 6 में सॉरी, तो 5 6 का 30 हो गया, और 10 का गुणा इस 3 में कराओ, 10 3 30 हो जाएगा। तो 30 बराबर 30, यानी कि ये तो इसके बराबर है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। जब ये नहीं होगा तो ये इसमें देख लो अब 3/5। यहाँ पे देखो 7 5 35, जब 7 का गुणा 5 में करवाएंगे तो 35 आ जाएगा, और 10 का गुणा 3 में करवाएंगे तो 30 आ जाएगा, यानी कि 35 इस तरफ वाला बड़ा है, यानी कि ये संख्या हमारी 3/5 से बड़ी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, x की पावर -6 प्लस x की पावर -7 का मान होगा, ठीक है।
अब हमें एक्स की पावर माइनस 6 एक्स की पावर माइनस 7 का मान निकालना है। देखो सबसे पहले तो इसको हम लिखेंगे एक्स 1/x की पावर प्लस 6। अगर कोई भी घात माइनस में लगी है उसको हम 1 के रूप में लिख देंगे तो प्लस में घात हो जाती है। प्लस एक्स की पावर माइनस 7 है तो इसको लिख देंगे 1/x की पावर 7। ठीक है, अब ये हो गई बटे में। अब हम इसमें से एक्स की पावर 7 ले लेंगे लासा, एक्स की पावर 7 लासा ले लेंगे। जब एक्स की पावर 7 लासा आ जाएगा तो जब हम एक्स की पावर 6 का एक्स की पावर 7 में भाग करेंगे तो एक्स बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस। जब हम इसका भाग हम इसमें करेंगे तो एक आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि एक्स प्लस 1/x की पावर 7 हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ से कुछ गलत लग रहा है दोस्तों इसमें, यहाँ पर दोस्तों गलत है, यहाँ पे गुणा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुणा। गुणा के बाद यहाँ पे प्लस की घात होगी 7 की है। ठीक है, तभी आएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे जब प्लस की घात तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो सिंपल कर देंगे एक्स की पावर माइनस 6 और प्लस 7। तो 7 में 6 जाएगा, एक बच जाएगा एक्स की पावर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे गलत था सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सॉरी दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 4/x प्लस 2 का होल स्क्वायर न्यूनतम परिमेय मान। देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसको पहले सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस 2 की पावर 2 लिख दो। इसको नहीं लिख सकते 4 को 2 की पावर 2? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जो है ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। यानी कि हमने जो ऊपर का पोर्शन था उसको सॉल्व कर लिया, हमारा इतना आया निकल के। और नीचे का जो पोर्शन है हमारा, नीचे का पोर्शन कितना है? बटे में लिखा है इसके एक्स प्लस 2 की पावर 2। अब देखो x प्लस 2 से ये x प्लस 2 की पावर 1 कट जाएगा तो ऊपर बचा x माइनस 2, नीचे बचा x प्लस 2। देख लो कौन से ऑप्शन में है, x माइनस 2 और x प्लस 2 ये रहा इसमें। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 77 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है घन की कोर 4 सेंटीमीटर है तो भुजा घन के कोरों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कोर की लंबाई कितनी भी दी हो, 4 5, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। घन की हमें कोरों की संख्या पूछी है। तो जो घन की कोरें होती हैं हम बता दें आपको। देखो किस तरीके से घन बनता है। ये हो गया घन, ठीक है, घन ये हो गया वर्ग। अब इसके बाद एक और हो गया ये। तो अभी तक इसमें देखो आप लोग कि इसमें कितनी लाइनें हो गई, मतलब कितनी कोरें हैं। पहली ये हो गई, ठीक है, पहली ये वाली, दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली, चौथी ये वाली। 4 ऊपर वाले वर्ग में, 4 नीचे वाले वर्ग में, कितनी होंगी टोटल? 8। 8 के बाद एक 9 यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, 9वें नंबर की ये हो गई। फिर इसके बाद ये 10, ठीक है, ये 10 और 10 के बाद नीचे ये 11 एक और ये 12। अब बन गया, यानी कि इसमें कितनी कोरें हैं? 12 कोरें हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉग नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि log 13 169 का मान होगा। log 13 169 मान। ठीक है, अब देखिए आप लोग, ये बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। देखो log 13 लिखा है, log 13 लिख दो। एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि जैसे log में अगर आधार और ये ऊपर वाली संख्या सेम है, मतलब ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो इस पूरे का मान जो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है पूरी संख्या का, पूरे मतलब इसका मान। ठीक है, आधार सेम हो जाए जो यहाँ पे संख्या लिखी रहती है उसके। ठीक है, तो देखो इस वाले सवाल में कैसे देखेंगे। ये लिखा है log 13, आधार में 13 है, यहाँ पे आधार में कितना है? 13 है। ठीक है, और 169 लिखा है। फिर अब 169 को हम 13 की पावर 2 नहीं लिख सकते हैं क्या? 169 का मतलब यही होता है 13 की पावर 2, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, तो 13 की पावर 2 लिख दिया हमने 169 को। अब इसके बाद क्या करेंगे? सिंपली ये जो 2 की घात लगी है, ये घात जाती है log के आगे, तो ये हो जाएगा 2 log 13 आधार में और 13 ऊपर। ठीक है, अब हमने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी log में अगर आधार और यहाँ पे जो संख्या लिखी रहती है, इन दोनों का मान अगर सेम हो जाता है तो इस पूरे का मान कितना हो जाता है? फिर 1 हो जाता है पूरे का मान। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? ओनली ऑन 2 बचेगा, क्योंकि इसका मान तो 1 हो गया पूरे का। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है। तो अर्धवृत्त में कोण, देखो ये हो गया पूरा वृत्त। ठीक है, इसके एक हम व्यास खींच देंगे, अर्धवृत्त में खींच देंगे तो ये अर्धवृत्त बन गया। अब अर्धवृत्त में स्थित कोण, यानी कि हम यहाँ से ऐसे करके और ऐसे कहीं भी बना दें, कहीं भी XYZ कहीं भी बना दो आप लोग। ठीक है, जैसे हम यहाँ भी बना दें ऐसे, या फिर हम कहीं भी XYZ, जैसे हम यहाँ बना दें ये ऐसे और ऐसे, तो ये जितने भी कोण बनेंगे क्या होगा? ये ऊपर जितने भी कोण बनेंगे परिधि पर, ये वाला और ये वाला, सब 90 डिग्री कोण होते हैं हमेशा। कितने होते हैं? 90 डिग्री पर, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ठीक है, अब देखो 80 नंबर क्वेश्चन। a की पावर 7 मल्टीप्लाई a की पावर -9। अब इसका मान कितना हो जाएगा? देखो गुणा है, बीच में गुणा लगा हुआ है। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं, आप लोगों को पता होगा। जोड़ दो, a की पावर 7 प्लस माइनस के 9। अब देखो a की पावर 7 और इस प्लस माइनस का और प्लस का जब गुणा करवाएंगे तो माइनस ही हो जाएगा, तो 7 - 9।
अब क्या हो जाएगा बराबर में, ए की पावर -2 बचेगा। क्यों? क्योंकि 7 में से 9 जाता नहीं है, तो 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा माइनस का। ठीक है, तो ए की पावर 2 -2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, देखो फॉर्मूला देख लो पहले क्या होता है। फॉर्मूला होता है ए की पावर क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ऊपर ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ये तो फॉर्मूला ही लिखा है सीधे सीधे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला खोल देंगे। क्या खोल देंगे? ए माइनस बी, ऊपर वाले पोर्शन को हम सॉल्व कर रहे हैं इस वाले को। ठीक है, ऊपर के जब हम सॉल्व करेंगे तो ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा ऊपर आ जाएगा। और बटे में जो लिखा था उसको लिख दो। बटे में लिखा है हमारा क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ से सिंपली देखो, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से पूरा ए ऊपर वाला ये पूरा कट जाएगा। क्या बचा हमारे पास बाद में, ए माइनस बी हमारे पास लास्ट में बच गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका क्या, ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप होगा। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें हमें पता है कि 100 का गुणा कर दिया जाता है। कितने का? 100 का। तो 7/20 लिख देंगे और 100 का इसमें करवा देंगे गुणा, तो ये परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, तो 20 से 100 कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में, और 7 पर 5 का गुणा करवा देंगे तो कितना आ जाएगा, 35%। तो इस सवाल का आंसर हो गया 35%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है, यदि समुच्च ए बराबर 4, 6, 7 और बी बराबर है 3, 5, 6, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान, मतलब बी का अवयव होगा। देखो इंटरसेक्शन, ये जो नीचे की ओर यू बना रहता है इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों में जो संख्या कॉमन होगी वही लास्ट में आ जाएगी। तो देखो इसमें 6 है और इसमें भी 6 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। कॉमन संख्या लिख दी जाती है इंटरसेक्शन में। ठीक है, और ये होता है ऐसे, ए यूनियन बी, ऊपर की ओर यू बना रहता है तो उसको बोलते हैं ए यूनियन बी। अब इसका मतलब ये होता है कि जो कॉमन है उसको छोड़ दो, बाकी सबको लिख दो। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, 1 वर्ग मीटर बराबर है। तो 1 वर्ग मीटर किसके बराबर होता है? देखो अब इसमें ऐसे लिखा है, देखो जी, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का मतलब वर्ग स्क्वायर हो गया, ये वर्ग मीटर हो गया। ठीक है, अब 1 मीटर स्क्वायर इसमें किसके बराबर हो जाएगा? अब इसमें ये देखो ऑप्शन इसमें पहले दे रहा है 1000 वर्ग सेंटीमीटर, फिर दे रहा है 100 वर्ग सेंटीमीटर, फिर 10 वर्ग सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है सीधे सीधे कि ये मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जा रहा है। अब हमें पता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो देखो जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो देखो हमें 1 मीटर स्क्वायर को हमें चेंज करना है। अब ये लिखा है मीटर स्क्वायर, तो 1 लिखा है तो 1 लिख दो। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर लिख दिया। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को बता दूं मैं, ये जो 1 मीटर स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है, ये जो ये 1 मीटर स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब ये है 1 मीटर गुणे 1 मीटर, तभी तो आया होगा 1 मीटर स्क्वायर। बताइए आप लोग, 1 मीटर गुणे 1 मीटर तभी आया होगा 1 मीटर स्क्वायर। तो हम जब इसको लिखेंगे तो 1 मीटर बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर। तो इसको काट दो यहाँ पे भी, तो इसको लिख देंगे हम 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, लिख दिया हमने 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई। अब हम इस वाले 1 मीटर को भी क्या लिख देंगे, 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी 100 सेंटीमीटर आ गया। अब 100 का गुणा जब 100 में कराओगे तो आप लोगों को पता है कि 10,000 हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएंगी। और इस सेंटीमीटर का गुणा जब सेंटीमीटर में कराओगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी से वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 10,000 वर्ग सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो आपको, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 जो दे रहा है हमें, द्रव्यमानव 50 ग्राम और 1 किलोग्राम का अनुपात पूछा है इसने हमसे। तो इसके 2 तरीके हैं। देखो पहले तो दोनों को ग्राम में बदल दो या दोनों को किलोग्राम में बदल दो। तो हम दोनों को ग्राम में चेंज कर देंगे। देखो ये तो पहले से ग्राम में है ही। अब हम 1/2 किलोग्राम का मतलब क्या होता है? देखो आप लोग जो है सवालों को, ऐसे वाले सवालों को अपनी लोकल लैंग्वेज में सॉल्व किया करो। जैसे 1/2 किलोग्राम का मतलब क्या होता है, आधा किलो। हम बोलते हैं ना लोग, हम लोग आधा किलो लेना है हमें। 1/2 का मतलब होता है आधा किलो। ठीक है, तो आधे किलो में कितने ग्राम होते हैं आप लोगों को पता होगा, 500 ग्राम होते हैं कि नहीं होते हैं? 1/2 किलोग्राम यानी आधा किलो में 500 ग्राम होते हैं अनुपाते। और ये 50 ग्राम पहले से दिया है, यहाँ पे ये दिया है हमें 50 ग्राम पहले से। ठीक है, तो देखो ग्राम से यहाँ पे ग्राम कट जाएगा और 50 से 500 कितनी बार में कट जाएगा? यहाँ 50 से काटेंगे 50 को तो 1 आएगा, और 50 से जब 500 को काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा पूरा। कितनी बार में? 10 बार में। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा, 1:10। कितना हो गया, 1:10। क्वेश्चन नंबर 86 है, अर्धवृत्त में स्थित कौन होता है? अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व करवाया था कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये अर्धवृत्त है ऐसे। अब इसमें कोई भी हम एक कोण बना दें ऐसे,
यहाँ से ऐसे, तो ये समकोण मतलब 90 डिग्री होता है। अब 90 डिग्री तो इसमें कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो 90 डिग्री नहीं है, तो ये π/2 रेडियन तो लिखा है यहाँ पे। अब जैसे 90 डिग्री को हमें पाई रेडियन में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? 90 डिग्री हमारे सवाल का आंसर है, ठीक है, लेकिन हमें रेडियन में बदलना है इसको। तो रेडियन में बदलने के लिए π/180 का गुणा करवा दिया जाता है, ठीक है। π/180 का जब गुणा करवाएंगे हम लोग तो कितना आएगा? 90 से 180 कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में। तो हमारा आंसर कितना निकल के आ गया? π/2 रेडियन, ठीक है। डिग्री को हमें जो है रेडियन में बदलना हो तो π/180 का गुणा करवा दिया जाता है, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में है कि नीचे दिए गए खातों के प्रकार में कौन से बैंक खाते पर बैंक ब्याज नहीं देता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, चालू खाते में बैंक ब्याज नहीं देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है, यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो a माइनस बी निकालना है। अब हमें a से हमें जो है b को घटाना है। यहाँ पे b लिखा है, इन लोगों ने लिखा नहीं है, ये लोग मिसप्रिंट बहुत करते हैं, ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ पे b लिखा है। अब हमें a से b को घटाना है समुच्चय में, ठीक है। तो घटाने का मतलब क्या होता है कि पहले तो देख लो कि ए के और बी के कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है। जो चीज़ कॉमन होगी उसको हटा देंगे और बाकी जो ए में बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए से हम बी घटा रहे हैं, ना कि बी से ए। समझो यहाँ पे जैसे सबसे पहले हम क्या कहा हमने, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो दोनों में कॉमन है उनको हटा दो। देखो यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। अगर अब देखो, अब यहाँ से हमने पहली बात तो कॉमन चीज़ हटा दी। अब ए में बचा हमारे पास 1 और 9 और बी में बचा हमारे पास 7 और 8। अगर यहाँ पे इसने पूछा है हमसे a माइनस बी पूछा है अभी, तो a माइनस बी पूछा है, तो हम जितना हमारे पास a में बचेगा, a में क्या बचा हमारे पास 1 और 9, तो a माइनस बी हो जाएगा 1 9, a माइनस बी क्या हो जाएगा? a माइनस बी हो जाएगा 1 और 9। अगर हमसे ये यही पूछ देता b माइनस ए, क्या पूछ देता? b माइनस ए, तो जब b माइनस ए पूछता तो जो b में बचता है वही लिख देते हैं फिर। 7 और 8 यहाँ पे बचा, तो b माइनस ए हो जाता है यहाँ पे 7 और 8, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, जिससे घटाने के लिए कहेगा वो उसकी संख्या जो बचेगी लास्ट में वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे ए से घटाने को इसने कहा था, तो ए में हमारे पास 1 और 9 बचा था काटने के बाद, तो वही उसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 और इस वीडियो का और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, फिर उसके बाद लघु उत्तरीय क्वेश्चन हमारे शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो 89 नंबर क्वेश्चन में 1/2 की पावर -2 और 1/2 की पावर +2 दे रहा है, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 1/2 लिख दो, दोनों में सेम है क्योंकि, और घात यहाँ पे कितनी है? -2 और +2, जोड़ दी हमने दोनों घातें। अब जब -2 और +2 हो जाएगा तो यहाँ पे तो ऊपर 0 बन गया ये कट पिट के, यानी कि 1/2 की पावर कितना आ गया हमारे पास? 0। अब एक कॉन्सेप्ट समझ लो या कुछ तरीका कह दो, कुछ भी, किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 0 लगी है तो उसका मान 1 होता है दोस्तों। कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे सेम 1/2 के ऊपर 0 घात लगी है, तो जब हमने अभी बताया कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर 0 घात है, कोई भी संख्या हो XYZ कोई भी, तो उसका मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो इस वाले सवाल का मान भी कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से हमने मैथ के जो हमारे 89 यानी कि 89 बहुविकल्पी क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर लिए हैं, और आशा करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आपको समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर दें हमें एक बार, ठीक है। तो हम उस क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो छोटा सा बनाकर अपलोड कर देंगे, तो आप लोगों का डाउट खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। अगस्त में जो है आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे हर हाल में, ठीक है। अभी जो है किसी किसी कॉलेज में क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम फीस जो है भरवाई जा रही है और किसी किसी में नहीं भरवाई जा रही है। जब एग्ज़ाम फीस पूरी हो जाएगी हर कॉलेज की, मतलब फिल हो जाएगी, उसके बाद जो है आप लोगों के एग्ज़ाम आ जाएंगे तुरंत, ठीक है। तो जुलाई के लास्ट में या अगस्त के पहले वीक में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे हम आगे क्लास। अब लेकिन इससे पहले हम जो है और जो हमारे सब्जेक्ट बचे हैं उनके बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और दोस्तों हम इसी वाले यूट्यूब चैनल में एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं। आप लोग दोस्तों कई लोग जो है CGL की तैयारी भी कर रहे होंगे आप लोग, है ना, और उसमें आप लोगों को पता है कि मैथ भी आती है 25 क्वेश्चन की, और मैथ का वेटेज काफ़ी ठीक ठाक है, ठीक है। जब 25 क्वेश्चन है तो 25% वेटेज है इसका, ठीक है। अब इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, मतलब PYQ की जो सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी चैनल में, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, क्योंकि अगर आप लोग CGL की मैथ लगा लेते हैं तो आप लोग ये समझिए कि आप लोग रेलवे और ये जो छोटे एग्ज़ाम होते हैं, आप लोग सभी एग्ज़ाम्स की मैथ जो है हैंडल कर ले जाएंगे, अटेंड कर लेंगे, ठीक है। तो हम बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बेसिक लेवल से CGL के मैथ के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जितने की मतलब जो पेपर हो चुके हैं 2023 में 39 सेट हुए थे, हम पूरे 39 सेट का डेली एक सॉल्यूशन, मतलब एक सेट का डेली सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहें हमारे इस चैनल में और सपोर्ट करें दोस्तों, और आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, मतलब कर दिया करें आप लोग।
क्योंकि अगर आप लोग लाइक करते हैं तो थोड़ी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं जब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।